हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखेंगे। तो आपकी ये टेक्स्ट बुक में सीबीएसई टेक्स्ट बुक में फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों रखा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखो बच्चों, इसके पीछे ये रीज़न है कि हमने अभी तक जो है क्लास 8 में इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में देखा, किस प्रकार इंडियन लोगों ने ब्रिटिश का अगेंस्ट में आए और किस प्रकार हमारे देश को इंडिपेंडेंस दिलाई, बराबर फ्रीडम किस प्रकार दिलाई, उसके बारे में हमने देखा। इस चैप्टर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पर कैसे मोनार्की सिस्टम था और उस मोनार्की सिस्टम को कैसे जो है एबोलाइज किया गया, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। अब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, उसकी भी बातें कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए ये चैप्टर जो है आपके टेक्स्ट बुक में लिया गया है। वो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ख्याल आ जाएगा। ओके, और जैसे जिस प्रकार पिक्चर कैसे होती है, पिक्चर में फर्स्ट जो है पहले क्लाइमैक्स आता है। ओके, और वो क्लाइमैक्स में फिर स्टार्टिंग में जो आता है हमें कुछ पता नहीं चलता है, फिर उस क्लाइमैक्स को एक्सप्लेनेशन कराने के लिए पूरी पिक्चर चलती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट पार्ट जो है चैप्टर का वो पहले फर्स्ट रखा गया है, जस्ट क्लाइमैक्स रखा गया है, एंड देन आफ्टर पूरे चैप्टर को समझाया गया है। इस प्रकार हम यहाँ पर वीडियो देखेंगे। चलो, लिखा है यहाँ पर, ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ द पेरिस वॉज स्टेट ऑफ अलार्म्स। मॉर्निंग में 14 जुलाई 1789 को जो पेरिस का स्टेट था वहां पर अफरा तफरी मची हुई थी। द किंग हैड कमांड ट्रूप टू मूव इनटू द सिटी एंड रूमर स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। राजा ने उसके जो आर्मी थी उसको सिटी में जाने का कहा। अब ये रूमर्स जो है, रूमर्स मतलब होता है अफवाह। अब ये अफवाह फैल गई थी कि पीपल जो है वो अटैक करने वाले हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग पर। ओके, देन क्या हुआ, soon 7,000 men and women gather in front of the town hall and decide to people's militia। मिलिशिया का मतलब होता है वेपन, यानी 7,000 मैन और वुमेन जो है वो मिलिशिया यानी वेपन के साथ जो है वो वहां पर इकट्ठा हो गए तुरंत ही। देन आफ्टर क्या हुआ, दे ब्रॉक इनटू द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ द आर्म्स। उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है उनको ब्रॉक कर दिया, तोड़ डाला। फाइनली अ ग्रुप ऑफ द several hundred people marched toward the eastern part of the city। अमुक लोगों ने जो है बराबर वो ईस्ट पार्ट में चले गए थे सिटी के, एंड स्टॉप द फोर्टलेस प्रिजन बेस्टाइल्स वेयर दे होप टू होर्डेड एम्यूनिटेशंस। और वहां पर उन्होंने क्या किया था, बेस्टाइल में जो भी प्रिजन थे बड़ा ठीक है, उनको जो राजा ने बंदी करके रखा था, बंदी बना के रखा था, उनको वहां से छुड़वा दिया। द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वॉज किल एंड प्रिजन रिलीज। और वहां पर लोगों ने अटैक करके वहां का जो कमांडर था बेस्टाइल का उसको मार दिया। और जहां पर जो भी ओके राजा ने प्रिजन बना के रखे थे, मतलब उनके जो लीडर थे लोगों के, पीपल्स के, फ्रांस के, उन प्रिजन को रिलीज कर दिया। यानी पीपल जो है वो अग्रेसिव हो गई थी, पब्लिक जो है अग्रेसिव हो गई थी। They saw it as the beginning of the chain of the event that ultimately led to execution of the king in France throughout most people at the time did not anticipate this outcome। यानी ये जो है बिगिनिंग में हम इसकी चेन देखेंगे बड़ा देखिए, इसमें मतलब किस प्रकार फ्रांस का जो किंग था उसको एग्जीक्यूशन किया गया लोगों के द्वारा, क्यों मतलब है ना ये ऐसा आउटकम बाहर आया, लोगों का एग्रेसिव आउटकम बाहर क्यों आया, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो हाउ डिड एंड व्हाई दिस हैपन, ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। चलो, तो अब हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of the king ascended the throne of the France। 1774 में लुइस 16 जो था वो फ्रांस के गद्दी पर बैठा था, जो बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। ओके, he was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette। वो 20 साल की उम्र में ही प्रिंसेस ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी से, उससे मैरिज एंटोनी से शादी की थी उसने। व्हेन द लुइस 16 ascended द थ्रोन, जब वो थ्रोन पे बैठा था, गद्दी पर बैठा था, फ्रांस वॉज गोइंग टू थ्रू द फाइनेंशियल टर्मोइल। तब फ्रांस जो था वो फाइनेंशियल कटोकटी में आ गया था। लॉन्ग ईयर ऑफ द वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस। लॉन्ग मतलब है ना, जो वॉर चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, उससे फाइनेंशियल में फ्रांस में कमी आ गई थी। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनी टू गेन दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब लुइस 16 के अंडर में
फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनी की उसको इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए हेल्प की थी ब्रिटेन से। द वॉर एडेड मोर देन बिलियन लिवर्स टू बाई डेप्ट एंड हैड ऑलरेडी राइजन द मोर देन 2 बिलियन लिवर्स। देखो ये लाइवर्स जो है वो क्या है, ये वहाँ की करेंसी है। ओके, लाइवर्स यानी इस वॉर का जो खर्चा था, ये जो युद्ध था, इसका खर्चा जो था वो मोर देन 2 बिलियन लिवर से भी ज़्यादा बढ़ गया था, यानी इतना कर्जा हो गया था। To meet the regular expenses such as the cost of the maintaining an army, the court, running government office or university, the state was forced to increase tax. अभी जो एक्सपेंस बढ़ गया था, इसे मेंटेन करने के लिए, आर्मी का मेंटेनेंस करने के लिए, सब जो गवर्नमेंट का जो रनिंग खर्चा है उसे चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी का खर्चा चलाने के लिए, ये सब बर्डन किस पे आया, टैक्स पर आया, और लोगों से टैक्स में क्या किया, इंक्रीज किया। French society in the 18th century was divided into 3 states. Only member of the third state paid tax. और फ्रेंच सोसाइटी उस समय जो 18 सेंचुरी में थी उनको 3 स्टेट में डिवाइड किया था। जो 3 स्टेट हम आगे देखेंगे इसके बारे में। और जो टोटली जो टैक्स पेड करते थे वो कौन करता था, थर्ड स्टेट के में थे। ओके, तो अब ये देखो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी आते थे, और थर्ड स्टेट में जो कॉमन पीपल जो है बराबर, ठीक है, पीजेंट है, आर्टिशियन है, स्मॉल पीजेंट है, लैंडलॉर्ड है, लेबर है, वो सब आते थे। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो फर्स्ट स्टेट थे बराबर, ठीक है, वो भी टैक्स पेड नहीं करते थे, सेकंड स्टेट वाले भी टैक्स पेड नहीं करते थे। जो भी टोटल जो टैक्स का बर्डन था वो किस पर था, थर्ड स्टेट पर था। 90% जो लोग थे, ओके, वो थर्ड स्टेट के अंदर ही आते थे। यहाँ पर कौन से आते थे, रॉयल फैमिली के लोग आते थे, चर्च के जो होते थे बराबर, ठीक है, वो लोग आते थे। तो यहाँ पर कौन आता था बराबर, ठीक है, पीजेंट, स्मॉल लैंडलॉर्ड के सर्वेंट, ये सब आते थे। ओके, अब हम यहाँ पर कोई न्यू वर्ड देखते हैं बराबर, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए। लिवर्स मतलब यूनिट ऑफ द करेंसी इन फ्रांस, ओके, जो 1794 में थी। क्लर्जी मतलब होता है, ये जो क्लर्जी है इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ द पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन चर्च, जो चर्च में स्पेशल फंक्शन करते हैं। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लर्जी बोलेंगे। ओके, ये क्लर्जी के बारे में आपका यहाँ पर गिवन है। देन आफ्टर तीथ जो होता है वो एक प्रकार का टैक्स होता है। ए टैक्स लिवाइड बाय चर्च कंप्रोमाइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी 1/10 यानी एग्रीकल्चर का जो 1/10 पार्ट होता है उसका टैक्स जो है उनको पेड करना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तीथ बोलते हैं। अब ये जो तीथ जो है वो भी ओके थर्ड स्टेट के लोगों से ही वसूल किया जाता था। टैली क्या है, टैक्स टू पेड डायरेक्ट टू द स्टेट, जो टैक्स जो है वो डायरेक्ट जो स्टेट को पेड किया जाता था उसे हम क्या बोलेंगे, टैली बोलेंगे, और ये भी थर्ड स्टेट से ही वसूल किया जाता था। ओके, नोबिलिटी में क्या आएंगे, रॉयल फैमिलीज वाले और जो बिग बिजनेसमैन है, ओके, वो आएंगे। पीजेंट मेड अप द 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पीजेंट थे बराबर वो कहते थे 90% थे। ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, बहुत ही कम लोग जो थे जिनके खुद की जमीन थी उस समय। The member of the first two states and is that clergy and nobility they enjoy the certain privilege by the birth. बर्थ से ही जो है उनको जो कुछ लाभ मिल रहे थे बराबर, ठीक है, वो लाभ का इंजॉय कर रहे थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले। The most important of this was the expansion, okay, from paying tax to the state. अब इनका मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल क्या था कि उनको कोई टैक्स पेड नहीं करना पड़ता था फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले को, लोगों को। Peasant were obliged to render service to the lord and to work in his house and field, to serve in the army and the participate in the building roads. पीजेंट जो थे उनको सब काम करना पड़ता था, टोटली वर्क करना पड़ता था, उनको टैक्स भरना पड़ता था, उनको जो भी इनको लॉर्ड होते थे उनका काम करना पड़ता था, उनके घर में काम करना पड़ता था, उनके फील्ड में काम करना पड़ता था, आर्मी के सर्व की तरह उनके काम करना पड़ता था, उनके बिल्डिंग रोड सब बनाने में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऑल ऑफ वर्क जो है वो थर्ड स्टेट के लोगों को करना पड़ता था। चर्च टू एक्सटेंड इट्स शेयर टू टैक्स कॉल्ड द तीथ फ्रॉम द पीजेंट। अब चर्च भी जो है वो पीजेंट लोगों से टैक्स वसूल करता था, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे, तीथ बोलेंगे, जिसका मीनिंग हमने देख लिया है, वो भी थर्ड स्टेट के लोग ही पेड करते थे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट द 23 मिलियन टू द 1750 to 28 मिलियन इन 1789। यानी जो फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 बिलियन थी 1715 में, और 28 मिलियन के कब हो गई 1789 में। तो इतना सारे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो गया तो क्या होगा, दिस लेड टू रैपिड इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन। अब जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा, तो फूड ग्रेन की भी तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो वो भी बढ़ी।
फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ी, तो प्रोडक्शन ऑफ द ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो ग्रेन का जो प्रोडक्शन था वो डिमांड के अकॉर्डिंग टू जो था वो पेस नहीं हो पा रहा था। तो मोस्ट वर्कर वेयर एम्प्लॉय एज लेबर इन द वर्कशॉप व्यूज ओनर फिक्स दियर वेज, और जो मोस्ट ऑफली जो वर्कर थे वो जो है लेबर का काम करते थे, उनकी वेज जो थी वो उस समय फिक्स थी। ऐसा नहीं कि फूड ग्रेन का प्राइस बढ़ा है, ओके, अगर महंगाई बढ़ी है बराबर, प्राइस राइज हुआ है तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं था, उनकी इनकम उतनी की उतनी ही थी। बट वेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वाइडेड, यानी जो पुअर और रिच का था वो जो उनका गैप था वो बढ़ता जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था, पुअर और पुअर होता जा रहा था, रिच और रिच होता जा रहा था। तो थिंग्स बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट एंड हेल्प्स रिड्यूस द हार्वेस्ट, दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब उस ये तो ग्रेन की तो कमी थी, प्रोडक्शन की कमी थी, और इसमें जो है और बैड कंडीशन क्या आ गया कि ड्रॉट आ गया, अकाल पड़ गया, हार्वेस्ट नहीं हुआ, खेती नहीं हुई, एग्रीकल्चर नहीं हुआ। तो इस जो ये जो क्राइसिस है उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। तो ये आप सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मीनिंग देख लेंगे यहाँ पर। तो दे एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द इंडेंजरस एनोनिमस हुज नेम रिमेन अननोन, यानी जो अकाल की जो स्थिति आ जाती है, ओके, उसे क्राइसिस बोलेंगे। फिर देखते ए ग्रोइंग मिडिल क्लास envisage an end of the privilege. The 18th century witnessed the emergence of the social group termed the middle class, who earn their wealth through the expanding overseas trade and from the manufacture of the goods such as the woolen, silk, textile that were their export and both the richer member of the society. जो मिडिल क्लास के लोग जो थे उनका जो ग्रुप था बड़े के, वो क्या करते थे, वो थोड़ी वेल्थ कमा लिए थे उन्होंने। कैसे, मतलब उन्होंने जो है अपना ओवर ट्रेड जो है एक्सपांडिंग कर दिया, मैन्युफैक्चर किया गुड्स में, वुलन और सिल्क टेक्सटाइल में बड़ा, और वो जो है वो उनकी जो वो मेंबर थे मिडिल क्लास के लोग, वो थोड़ा रिच हो गए थे, अमीर हो गए थे, यानी एजुकेशन। अब ऐसा नहीं कि जो फ्रांस में था उनकी कंडीशन तो बेकार ही थी बराबर, लेकिन फ्रांस के अमुक जैसे कैसा होता है कि मतलब है ना 10 लोग होते तो 10 के 10 लोग खराब नहीं होते, उसमें से 2 लोग तो अच्छे होते ही है। तो अमुक जो फ्रांस के जो फिलोसोफर थे उन्होंने क्या कहा था, जॉन लॉक ने बोला था, दिस आइडिया इन्वाइसाइजिंग सोसाइटी बेस्ड ऑन द फ्रीडम एंड इक्वल लो अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल। इसने ये आइडिया, ये फिलोसोफर था जॉन लॉक, उसने ये आइडिया दिया कि सोसाइटी में जो है सभी को समान फ्रीडम मिलनी चाहिए, सभी के लिए जो लो है वो समान होने चाहिए, और सभी को अपॉर्चुनिटी है वो समान मिलनी चाहिए। उसके बाद सेकंड जो था फिलोसोफर वो था रूसो, ट्रू ट्रेटी ऑफ द गवर्नमेंट। उसने ये बुक लिखी थी, ये उसका बुक का नाम है, ओके। लॉक सोट टू रिपीट टू डिक्लाइन द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। Rousseau carried the idea forward, proposing a government based on the social contract between the people and their representative. अब रूसो ने क्या कैरी फॉरवर्ड किया, उसने ये बताया कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओके, उनके रिप्रेजेंट करने का, उसने ये दिया, आइडिया दिया। एंड देन आफ्टर मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया, प्रपोज अ डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उसने जो है ये जो फिलोसोफर था 1789 में, आज से 200 साल पहले, उसने क्या कहा कि गवर्नमेंट का पावर जो है उसके 3 भाग पाड़ने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये 3 भाग पाड़ के ही जो है वो गवर्नमेंट जो है वो रन करनी चाहिए, तो ही एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कम्प्लीटली चलेगा। और ये देखो आज तुम देखो तो ये जो है हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ये 3 ग्रुप के अकॉर्डिंग टू ही चल रहा है। और इसने तो ये जो मॉन्टेस्क्यू जो था उसने तो 200 साल पहले बोला था, ओके, लेकिन वो आज भी उसके उसके जो रूल्स है, उसके जो लॉ है, उनकी बातों को आज भी माना जा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक प्रकार से उसकी लिंक जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से मिलती जुलती है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 SST हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 2 द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसके लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ओके। तो चलो अब शुरू करते हैं। Louis XVI had to increase tax because the financial status of France during that time. अब फ्रांस में फाइनेंशियल
कंडीशन जो है वो खराब हो गई थी, कटोकटी आ गई थी, क्राइसिस आ गई थी, इसलिए लुइस 16 ने टैक्स इंक्रीज कर दिए थे। लेकिन उस समय मोनार्क सिस्टम में कैसा चलता था कि इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजाइम द मोनार्क डिड नॉट हैव टू पावर टू इम्पोज टैक्स अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अब ओल्ड मोनार्क सिस्टम के अकॉर्डिंग टू राजा को टैक्स इम्पोज करने का कोई भी पावर नहीं था, वो अकेले जो है वो टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। रेदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। उस राजा को क्या करना पड़ता, जो स्टेट थे, 3 स्टेट थे, उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती थी और मीटिंग बुलाकर जो न्यू टैक्स रखना उसकी प्रपोजल जो है वो पास करवानी पड़ती थी। द स्टेट जनरल वॉज पॉलिटिकल बॉडी टू विच 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिवली। अब ये जो जनरल स्टेट है उनकी जो पॉलिटिकल बॉडी है बरा, वो 3 स्टेट के जो मेन है लीडर वो आएंगे एंड देन आफ्टर वो जो है टैक्स, न्यू टैक्स की प्रपोजल जो है वो पास करने की नहीं करनी वो उसका डिसीजन लेंगे। द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी। अब मोनार्क जो है उसे ये पावर था कि मीटिंग जो है वो कब बुलानी है। द लास्ट टाइम इट वॉज डन वॉज 1614। लेकिन मोनार्क ने जो लास्ट टाइम जो फ्रांस में ऐसी जो मीटिंग बुलाई थी वो 1614 में बुलाई थी। उसके बाद मीटिंग बंद हो गई थी। मोनार्क अलॉन ही डिसीजन लेते थे कि उन्हें टैक्स इंक्रीज करना है, इम्पोज करना है कि नहीं करना है। ओके, लेकिन लुइस 16 ने, ये तारीख याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल। लुइस 16 ने 5 मई 1789 में ये मीटिंग बुलाई जनरल असेंबली की। वहां पर उसने क्या किया, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच 600 रिप्रेजेंटेटिव्स ओके फ्रॉम द थर्ड स्टेट। और फर्स्ट एंड सेकंड जो स्टेट था बड़ा, ठीक है, फर्स्ट में कौन आता था, क्लर्जी, ओके, सेकंड में नोबिलिटी, ओके। तो वो जो मेंबर थे, ओके, वो उनके 300 जो है वो लीडर आए थे और जो थर्ड स्टेट के थे, जो पीजेंट लोग और जो फार्मर ने, जो पुअर लोग आते थे बराबर, उनके जो है लीडर जो है वो 600 आए थे। अब 90% जो थे बराबर, ठीक है, 90% लोग तो जो थे वो पीजेंट ही थे, ओके। अगर इनका रेशियो देखा जाए, यानी ये तो बहुत ही कम थे बराबर, ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कम, सेकंड स्टेट में उससे भी कम, और टोटली जो थे वो तो थर्ड स्टेट में ही थे, ओके। यानी उनके रेशियो के अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो ये 600 जो है वो बहुत ही कम है, ओके। द थर्ड स्टेट वॉज द रिप्रेजेंट बाय मोर, ओके, प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। और थर्ड स्टेट में वही मेंबर बने थे पीजेंट जो, और जो पुअर थे, जो अनएजुकेटेड थे, उनको तो उसका मतलब मेंबर बनने का कोई राइट ही नहीं था। टोटली जो राइट था वो, ओके, उसमें से भी जो फर्स्ट एंड सेकेंड में जो भी एजुकेटेड पर्सन थे वो थर्ड स्टेट के जो है वो लीडर बन गए थे। प्रेजेंट आर्टिकल वुमेन आर डेनाइड एंट्री टू असेंबली। प्रेजेंट है, आर्टिकल है, ओके, आर्टिकल्स थे, वुमेन थी, उनको तो कोई एंट्री नहीं थी असेंबली में, बट दे कैन सी देयर डिमांड थ्रू रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन उनकी जो डिमांड थी उन्होंने लेटर लिखा मोनार्क को, काश इनकी लेटर से जो है वो मोनार्क पढ़ लेवे और उनका कोई सॉल्यूशन निकल जाए। द थर्ड स्टेट डिमांड दैट वोटिंग शुड बी कंडक्ट वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। अब थर्ड स्टेट ने क्या डिमांड किया, थर्ड स्टेट ने डिमांड किया कि ईच ऑफ जो स्टेट है बराबर, ठीक है, उसमें से सभी को जो है 1 वोट का अधिकार मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए। अगर मान लो ये 300 ये 600 है, ओके, तो भी जो है वो 600 ज्यादा है, ओके, तो 600 ज्यादा है तो इनकी मेजोरिटी ज्यादा हो गई, ऐसी उम्मीद किसने रखी, थर्ड स्टेट वाले लोगों ने, ओके। बट द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द किंग। लेकिन ये प्रपोजल जो थी ये राजा ने रिजेक्ट कर दी। मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉक आउट ऑफ द असेंबली प्रोटेस्ट। और जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो मीटिंग से उठकर चले गए। नेशनल असेंबली, द थर्ड स्टेट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू themselves as spokesmen for the whole French nation. 20 June, representatives of the third state assembly in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles. जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे, ओके, पहली मीटिंग जो है वो 5 मई को बुलाई गई थी राजा के द्वारा, मोनार्क के द्वारा, ओके, और वो कैंसिल हो गई थी। उसमें जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो खड़े होकर आ गए थे, ओके, क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी 1 वोट
1 मेंबर के अकॉर्डिंग टू। फिर 20 जून को यानी 5 मई से लेकर एक महीने के आसपास, 1 महीना और 15 दिन निकल गए, उसके बाद थर्ड स्टेट ने इंडोर टेनिस कोर्ट में वेरसली में के हॉल में एक मीटिंग बुलाई थी। और इस मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि डिक्लेयर थे हम चलो से नेशनल असेंबली, और उन्होंने खुद ही को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ओके, swore to a draft constitution for France that would limit power of the monarch, और उन्होंने कसम खा ली कि कॉन्स्टिट्यूशन पावर जो है वो फ्रांस में लाएंगे और मोनार्क के जो भी पावर है वो लिमिट में कर देंगे। उनकी मोनार्क की जो पावर है बरो उसमें लिमिटेशन लानी है। द टेनिस कोर्ट ऑफ ओथ, वहां पर कसम खाई गई थी। और देखो पहले के सिस्टम में कैसा होता था कि फोटोग्राफी नहीं होती थी। ओके, देन आफ्टर ये जो है लुइस जैक डेविड द्वारा जो है ये स्केच किया गया था। ओके, ये जो थर्ड स्टेट के लोगों ने जो ये मीटिंग बुलाई थी। ओके, एंड देन आफ्टर ये जो खुद को जो नेशनल असेंबली जो है ये मैन लीडर बन गया था। ओके, और ये जो नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया था कि अब मोनार्क जो फ्रेंच में है वो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम लाना ही है। तो प्रिपरेटरी स्टेज फॉर द लार्ज पेंटिंग बाय द जैक लुइस डेविड, द पेंटिंग वाज द इंटेंट टू बी हंग इन द नेशनल असेंबली। तो इस प्रकार ये आपके टेक्स्ट बुक में ये पेंटिंग। थर्ड स्टेट वाज लेड बाय मिराबो brought out a general and delivered powerful speech to crowd assembly at Versailles। अभी जो मीराबो था बड़ा उसने जनरल असेंबली के बारे में जो है पावरफुल स्पीच जो है वो डिलीवर की थी। अब ही रॉट अ इन्फ्लुएंशियली पैम्पलेट कॉल्ड द व्हाट इज द थर्ड स्टेट। अभी जो है वो थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम को समझ पाए थे और इन्होंने पैम्पलेट भी छापा था कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट क्या है, बराबर उनके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में उसने पैम्पलेट भी छापी थी। यानी ये फिलोसोफर जैसे फर्स्ट एंड सेकंड के जो थे बराबर, देखिए ये भी मतलब ऐसा नहीं था कि सभी लोग खराब थे, बराबर अमुक उसमें से अच्छे भी थे, 10 में से 2 अच्छे भी होते। ओके, तो ये जो है वो थर्ड स्टेट की प्रॉब्लम जो है वो फेस कर पा रहे थे, समझ पा रहे थे। कंडीशन ऑफ द रेस्ट ऑफ फ्रांस क्या थी? ए सर हैड द मिंट बेड हार्वेस्ट, तो बेड हार्वेस्ट की कंडीशन तो आई गई थी। ओके, हाइक इन ब्रेड प्राइस ऑफन बेकर एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड हार्डर सप्लाई। अब प्राइस जो प्राइस जो है बड़ा ठीक है उसको हाइक करने के लिए उन्होंने क्या किया, ब्रेड को हाइक कर दिया। ओके, उनका मतलब है ना इस सिचुएशन का एक्सप्लोइटेशन करने के लिए सप्लाई जो हार्डर कर दी थी, उन्होंने जो है क्या कर दिया था, ब्रेड को स्टोरेज करना शुरू कर दिया था ताकि मार्केट में डिमांड और बढ़े और उसका प्राइस एकदम से हाई होकर फिर जो है उसका सप्लाई किया जाए। इस प्रकार लोगों का एक्सपोर्टेशन करना था इनको। फिर आफ्टर स्पेंडिंग आवर इन लॉन्ग क्वाय एट द बेकरी एंड क्राउड ऑफ द एंग्री वुमेन स्टॉप इनटू द शॉप। कुछ कलाक के बाद बेकरी में लाइन लग गई थी। ओके, एंग्री जो वुमेन थी वो सब शॉप के बाहर खड़ी हो गई थी क्योंकि उनके बच्चे जो थे वो भूखे थे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर द ट्रूप टू मूव इनटू पेरिस। और जब ऐसी अफरा तफरी मची तब राजा ने पेरिस में उनके सेना को भेजा कि देखो वहां पर हड़ल क्यों मची हुई है। बेस्टाइल रिवॉल्ट 14 जुलाई 1789 एगिटेटेड क्राउड स्टैम्प एंड डिस्ट्रॉय बेस्टाइल। 14 जुलाई 1789 के दिन भीड़ ने बेस्टाइल पर आक्रमण किया। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड दैट लॉर्ड ऑफ द मैनर हायर्ड bands of the brigands who were their way to destroy the ripe crop। अब कंट्री साइड मतलब गांव में ऐसी रूमर्स मतलब अफवाह फैल गई थी कि जो लॉर्ड थे फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट में जो आते हैं बराबर वो जो है राइप किया हुआ क्रॉप था उसको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। फिर फ्रीडम ऑफ द प्रेस अपोजिंग व्यू ऑफ द इवेंट कुड बी एक्सप्रेस। अब जो है प्रेस में जो है फ्रीडम रीति से जो है अपने एक्सप्रेस रिलेशन लाने थे। कॉट इन द फ्रेंची फियर एंड पिजेंट इन सर्वल हॉइस एंड पिच कॉट अटैक चटैक्स। और ये जो लोग थे बराबर ठीक है उन्होंने चटैक्स पर और पिच फोर्क में क्या किया, peasant loot harder grain and burnt down document containing record of the manorial dues tax paid by the big lord by the small peasant। peasant लोगों ने ग्रैन लूट लिया था, अनाज लूट लिया था और जो लैंडलॉर्ड थे जो स्मॉल पेजेंट से जो टैक्स वसूल करते थे वो डॉक्यूमेंट उन्होंने जला दिए। यानी बेस्टाइल में जो अब जो ये वॉर था ये अटैक था वो भयंकर होने वाला था। A large number of the noble fled from their homes, many of them migrated to neighboring country। अब जो नोबल लोग थे बड़ा ठीक है वो डर के मारे बाजू की कंट्री में भाग गए थे, माइग्रेट हो गए थे डर के मारे कि अब हम बच नहीं सकते।
Louis XVI finally recognized the National Assembly and accept the principle that his power would from now on be checked by Constitution. लुइस 16 अब डर गया। अब उसने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया और उसने जो है जो रूल्स थे कॉन्स्टिट्यूशन 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया था उनके प्रिंसिपल्स को। ऑन अगस्त 1789 डिक्री पास एबोलिशन ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स। अब जो टैक्स का सिस्टम था उसको एबोलाइज किया गया। एंड मेंबर ऑफ द क्लर्जी टू वेयर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। उन्होंने जितना भी प्रिविलेज लिया था यानी जितना भी टैक्स लिया था ओके क्लर्जी पर फोर्स किया गया उनका टैक्स रिटर्न करने के लिए। ओके एंड देन टीथ वेयर अबोलाइज एंड लैंड ओन्ड बाय द चर्च वेयर कॉन्फिस्केटेड। टीथ जो टैक्स जो वसूल करते थे जो चर्च के लोग जो थे चर्च से जो वसूल किया जाता था ओके और जो चर्च के जो लैंड ओन ने जो भी मतलब है प्रॉपर्टी जो भी संपत्ति जो भी टैक्स वसूल किया था उन सबको जब्त कर लिया। ओके एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्वायर एसेट वर्थ लिस्ट 2 बिलियन लीवर्स। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लीवर्स जो है वो पैसा वापस आ गया था जिससे फ्रांस का जो भी कर्जा था जो भी डेब्ट था वो पूरा हो सकता था। इतना पैसा जो है वो लैंडलॉर्ड के पास पड़ा। France became a constitution monarch. The National Assembly completed the draft of the Constitution 1791. नेशनल असेंबली ने जो ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का वो 1791 में कंप्लीट किया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। इसका मेन ऑब्जेक्ट था वो मोनार्क के पावर को जो है लिमिट में लाना था। दिस पावर इंस्टेड ऑफ द बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द वन पर्सन वी आर नाउ सेपरेट। पहले कैसा था मोनार्क सिस्टम में टोटली पावर जो वन पर्सन के अकॉर्डिंग टू था। अब जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग टू उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया यानी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऐसे 3 भाग पाड़े गए और उसके अकॉर्डिंग टू जो है पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब वहां पर ये जो मोनार्क सिस्टम था बड़ा देखिए इसमें जो भी वोट करने का अधिकार था इसके अकॉर्डिंग टू बड़ा लेकिन उसमें भी अमुक जो है सिस्टम अलग था। कैसा था उसमें एक तो एक्टिव सिटीजन थे एक पैसिव सिटीजन थे। तो भी है ना वुमेन को उस समय पे भी वोट करने का राइट तो मिला ही नहीं था। जो पीजेंट लोग थे जो गरीब लोग थे ओके जो टैक्स नहीं भरते थे जो 25 ईयर के बिलो थे ओके वो पैसिव सिटीजन में आते थे। और जो टैक्स भरते थे जो एजुकेटेड थे ओके जिनकी इनकम अच्छी थी वो जब एक्टिव सिटीजन में आते थे। वोट करने का अधिकार सिर्फ एक्टिव सिटीजन को था। पैसिव सिटीजन को अभी भी वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। ये प्रॉब्लम तो थी ही। देन the Constitution of 1791 vests the power to make law in the National Assembly which was indirectly elected. अब ये 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें नेशनल असेंबली को जो पावर दिया था उसका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्टली होता था। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड टू राइट टू वोट। सभी सिटीजन को वोट करने का अधिकार नहीं था। रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वेयर क्लास एज पैसिव सिटीजन। जो भी पैसिव सिटीजन में आते थे जो ऑल वुमेन आ गई बराबर ठीक है जो पेजेंट आ गए जो गरीब है जो पुअर है जो टैक्स नहीं भरते उन सबको अधिकार नहीं था वोट देने का। टू क्वालिफाई एज इलेक्टर एंड देन मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर। जो हाईएस्ट टैक्स पे करते थे उन्हीं को अधिकार था वोट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन। अब जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी शुरुआत जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन से शुरुआत होता है। जैसे हमारा प्रीएम्बल से स्टार्ट होता है वैसे इनका डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन से शुरुआत होती थी। राइट सच एज उसमें कौन से राइट रखे थे? राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन नेचुरल राइट। यानी स्टेट के ये ड्यूटी थी उनका ही कर्तव्य था कि नेचुरल जो राइट है वो को सिटीजन के उनका रक्षण हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में एसएसटी में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसका पार्ट 3 फ्रांस अबोलाइज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसकी लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है द फ्रांस अबोलाइज। अबोलाइज मतलब क्या होता है? खत्म करना
मोनार्की मतलब राजा, राजा का सिस्टम खत्म करना, और बिकम अ रिपब्लिक यानी किस प्रकार जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म किया गया, उसके बारे में इस पार्ट में हमें देखना है। सो लुई 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही एंटर इनटू सीक्रेट नेगोटिएशंस विद द किंग ऑफ द प्रशिया। देखो, जब नेशनल असेंबली ने इसका विरोध किया था लुई 16 का, अब लुई 16 जो था ओके नेशनल असेंबली की बात को मानने के लिए मंजूर हो गया, तो उसने उसकी पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट कर ली थी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन की साइन को जो है वो मंजूर कर दिया था, और जो राजा के जो पावर जो थे वो लिमिटेशन ला दी थी, बराबर ठीक है, उसमें उसने साइन कर दी थी। लेकिन लुई 16 शांति से बैठने वाला में से नहीं था, उसने सीक्रेटली प्लान बनाया और वो पर्शिया के राजा से मिला, और पर्शिया के राजा से मिलकर उसने कहा कि मेरे मेरे कंट्री के लोग जो है वो मेरा विरोध कर रहे हैं, मेरे अपोजिशन में हैं, तो आप मेरी हेल्प करो। और पर्शिया के राजा से, वो उस समय जो पर्शिया जो था बरडे के, वो बड़ी कंट्री थी के, और समृद्ध समृद्ध जो स्टेट था, बराबर कंट्री थी, तो वहां से उन्होंने हेल्प मांगी लुइस 16 ने। देन आफ्टर क्या हुआ कि बिफोर दिस कुड हैपन, नेशनल असेंबली वोट इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। अब नेशनल असेंबली वोट करे 1792 से पहले, उससे पहले पर्शिया और ऑस्ट्रिया ने वॉर डिक्लेयर किया। द पर्शिया कौन? लुइस 16 ने जिससे हेल्प मांगी वो पर्शिया, और ऑस्ट्रिया कौन? लुइस 16 का ससुराल है, उसकी जो वाइफ थी ओके वो कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया की थी। यानी इन दोनों की हेल्प मांगी और इन दोनों ने जो है फ्रांस पर अटैक कर दिया था। The thousand of the volunteers thrown from the provisions to join the army, और थाउजेंड ऑफ द वॉलंटरीज थे वो जो फ्रांस के लोग थे, बराबर के मैन जो थे वो आर्मी में ज्वाइन हुए और वॉर में जुड़े। एंड अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे sang the Marseillaise composed by the poet रोगेट दे एल इसले। देखो, अब उसके बाद क्या हुआ कि जब वॉर में जाते थे, बराबर, तो वो देशभक्ति गीत गाते थे, बराबर ठीक है। तो कौन सा गीत गाते थे वो? मार्शलिस ऐसी कोई पोएट थी, बराबर कविता थी, उसे गाते थे, जिसे किसने कंपोज किया था? रोगेट दे एल इसले ने, बराबर ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, बराबर ठीक है। ये मार्शलिस जो है वो किसने कंपोज की थी? पोएट, बराबर। सॉन्ग किसने? पैट्रियोटिक सॉन्ग किसने कंपोज किया था? Then it was the sung at the first time by voluntary from the Marseillais as they marched into Paris and so got its name. फिर वो क्या गए, बराबर वो वहां से वॉलंटरी जो है वो मार्च में पेरिस करने गए और उन्होंने ये सॉन्ग गाया था। एंड तब से ये जो मार्शलिस था, बराबर ठीक है, तो मार्शलिस इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। अब मार्शलिस जो है वो फ्रांस की नेशनल एंथम मानी जाती है। The revolutionary war brought loss and economic difficulty to the people। अब देखो, वॉर होता है तो वॉर में तो क्या होता है? नुकसान ही होगा, ओके। यानी फ्रांस के लोगों को नुकसान हो गया था, लॉस हो गया था, इकोनॉमिक डिफिकल्टी में लोग जो है पीपल आ गए थे, फूड के प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गए थे। While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the tasks of the earning a living and looking after their family। अब जब मैन जो है वो कहाँ पर चले गए? फाइटिंग में चले गए, ओके, युद्ध करने चले गए। तो अब पूरी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किस पे आ गई थी? वुमेन पे आई थी। यानी वुमेन जो है वो अर्निंग का भी काम करती थी और उनके फैमिली, उनके बच्चे को देखभाल करने का भी काम करती थी। Then, large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further, as the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society। अभी भी जो जो लार्ज सेक्शन जो थे पॉपुलेशन का, बराबर कॉन्स्टिट्यूशन में 1791 में अभी भी सिर्फ रिचर जो थे, बराबर सोसाइटी में जो, उन्हीं को पॉलिटिकल राइट मिला था। अभी भी वुमेन और पीजेंट को वोट करने का अधिकार मिला। पॉलिटिकल क्लब, देखो पॉलिटिकल क्लब क्या है? पॉलिटिकल क्लब बिकम अ इम्पोर्टेंट रेलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। मतलब जो भी ये पॉलिटिकल एक क्लब था जहां पर जो पीपल जो थे, मोस्ट ऑफली मैन, ओके, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी की डिस्कस यहाँ पर करते थे और कोई भी जो प्लान बनाना है फ्यूचर के लिए वो यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस होता था, मीटिंग होती थी। उसका नाम था पॉलिटिकल क्लब। The most successful of this club was that of the Jacobins। Okay, ये
जैकोबिन्स नाम का पेरिस में क्लब था, ओके, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द कन्वेंट ऑफ द एसटी जैकोब इन पेरिस से इसका नाम रखा गया था। वुमेन टू हु हैड एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। अब वुमेन का तो कोई क्लब नहीं था और फिर जो वुमेन एक्टिव थी उन्होंने खुद का ही क्लब बना दिया था, ओके। और वो अपने जो है किस प्रकार उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, उनकी जो डिमांड है वो किस प्रकार बात कही जाए, बराबर, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना वुमेन का अलग ही ग्रुप बनाया था। The member of the Jacobin club belong to mainly to the less prosperous section of the society। अब ये जो जैकोबिन क्लब था, बराबर, ठीक है, जैकोबिन क्लब था, पॉलिटिकल क्लब जो था, बराबर, ठीक है, इसके जो मेंबर थे वो लेस प्रॉस्परस सोसाइटी से ही बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर सब रिच फैमिली के ही क्लब में यहाँ पर जुड़े हुए थे, बराबर। यहाँ पे मिडिल क्लास के लोग ने जिसकी लेस ओके इनकम हो वो भी यहाँ पर जुड़े हुए। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे? तो मोस्टली they include small shopkeeper, artisans such as the soy maker, pastry cooks, watchmaker, printer, well as the servant and daily wage worker जो है इसमें जुड़े हुए थे। Their leader was ओके मैक्सिमिलियन और रॉबेस्पियर। अब इनका जो लीडर था, बराबर, ठीक है, जैकोबिन क्लब का, वो कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब वो कैसे हीरो बना आगे हम देखेंगे, बराबर। अब इसके कैसे रूल्स चले वो आगे देखेंगे। ये था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। A large group among the Jacobin decide to start wearing long striped trousers similar to those worn by the dock worker। अब वहाँ के जो जैकोबिन्स क्लब का जो लार्ज ग्रुप था, उन्होंने मतलब उनकी क्या पहरवेश थी, उन्होंने क्या मतलब क्या वियरिंग करते थे, वो लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनते थे, ओके। और जो रिच सेक्शन के है, बराबर, ठीक है, वो नी ब्रिज पे तक पहनते थे, बराबर, ऐसा इनका सिस्टम था। This was to set themselves apart from the fashionable section of the society, especially noble who wore knee breech। अभी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि वो किस प्रकार का वो जो है ड्रेस, उनका ड्रेस कोड था, किस प्रकार वुमेन और मैन जो है वो कपड़े पहनते थे। तो देश जैकोबिन कैम टू नोन एज द सेंस क्लोटिन्स बोलते थे इनके कपल को, ओके, लिटरली मीनिंग दोस विदाउट नी ब्रीच, ओके, यानी नी ब्रीच वाले यानी जो लोअर सेक्शन के माने जाएंगे, ओके, वैसा था सिस्टम। वुमेन हाउएवर वी आर नॉट अलाउड टू डू सो, ओके, वुमेन को अभी भी कोई वोट करने का अधिकार नहीं मिला था, किसी क्लब में ज्वाइन करने का अधिकार नहीं मिला था। इन द समर 1792 जैकोबिन प्लान द insurrections of the large number of the Parisian who were angered by the short supply and high price of the food। अब देखो वॉर हो गया था, ओके, तो फूड की जो शॉर्ट सप्लाई हो रही थी, फूड का प्राइस जो वो हाई हो गया था, इसलिए 1792 के समर में जैकोबिन क्लब के जो भी मेंबर थे उन्होंने, ओके, डिसाइड किया क्या करने का, विरोध करने का, राजा को बंदी बनाने का, उड़ाने का। तो द मॉर्निंग अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलेरिस। अब ये जो पैलेस ऑफ द टुरेलिस है वो क्या है भाई? ये पैलेस ऑफ द टुरेलिस है, ये राजा का महल है। उस समय राजा क्या करता था? विंटर में अलग प्लेस में रहता था और समर में अलग प्लेस में रहता था भाई, एकदम मौजिला जीवन जीते थे वो, ओके। तो मैस्क्याट द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग्स हिमसेल्फ एज द होस्टेज ऑफ द सेवरल आवर। तो वहाँ के ये जो जैकोबिन क्लब वाले थे, जितने भी बड़े मेंबर ने अटैक किया, राजा के जो गार्ड था उसको मार दिया और राजा को बंदी बना दिया था अमुक कल्ला के लिए, और राजा और रानी दोनों को जो है बंदी बना लिया था। द असेंबली वोट द इम्प्रिजन टू रॉयल फैमिली, और असेंबली ने जो भी रॉयल फैमिली थी बरड को उनको जेल में पूर दिया था, जेल में बंद कर दिया था, यानी अब उनका सिस्टम चलेगा नहीं। From now and all men of the 21 year and above, regardless of the wealth and got the right to vote। अब जैकोबिन क्लब के सभी मेंबर को वोट करने का अधिकार मिल गया था, ओके। देन on 21 September 1792 it abolished the monarchy and declared France a republic। इन्हें 21 सितंबर 1792 को मोनार्की सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया और जो है फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया था। A republic is a form of the government where the people elect the government including the head of the government। रिपब्लिक क्या है? एक गवर्नमेंट का फॉर्म है जहां पर गवर्नमेंट का हेड जो है वो पीपल द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, लोगों के चुनाव के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्की। अब हेरिडिटी मोनार्की का कोई सिस्टम नहीं था, राजा का बेटा राजा अब नहीं बनेगा, वो सिस्टम अबोलाइज हो गया था।
लुई 16 was the sentenced to death by the court on the charge of the treason. अब लुई 16 को मार दिया कैसे? देशद्रोह का आरोप लगाकर। ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोह। उसे गुलेटिन मशीन से मारा था। बराबर। अब गुलेटिन मशीन क्या होती है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर, बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और उसकी जो रानी थी किंग मैरी एंटोनिटी को, उसको भी कुछ समय के बाद गुलोटिन मशीन से ही उसको भी हत्या कर दी थी, उसे भी मार दिया था। देखो इस प्रकार की होती है गुलोटिन मशीन। इसमें कैसा होता है, यहाँ पर एक पर्सन होता है, वो यहाँ से रस्सी खींचेगा, ये यहाँ पर ब्लेड लगी हुई है, और ये जैसे रस्सी खींचेगा वैसे ये ब्लेड जो है वो नीचे आएगी। यहाँ पर पर्सन को सुला दिया जाता है, और ये पर्सन को सुला दिया जाकर उसकी जो गर्दन जो है बराबर वो यहाँ रखी जाती है, और जैसे वो ब्लेड नीचे जाएगी तो उसकी गर्दन जो है वो कट जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये बाजू वाली मशीन में देखो, ये ब्लेड उसने ये खींचा, रस्सी नीचे आई, और ये जो ब्लेड जो है वो नीचे गई। नीचे जाने से जो इंसान का जो सर जो है वो धड़ से अलग हो जाएगा। ये देखो उसका सर काट के रख दिया। इस प्रकार उनकी हत्या की जाती थी। तो ये था गिलोटिन मशीन। द रिग ऑफ द टेरर यानी भयजनक माहौल। द पीरियड फ्रॉम द 1793 थ्रू 1794 इज द रिफर एज द रिग ऑफ द टेरर, यानी जो 1793 से 1794 का समय था उसे रिग ऑफ टेरर कहा जाता था। रॉबेस्पियर फॉलो अ पॉलिसी ऑफ द सवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अब उसकी जो पॉलिसी थी बराबर ठीक है वो पनिशमेंट वाली थी, और अमुक उसने उसने कंट्रोल वाली पॉलिसी जो है वो बना ली थी। ऑल दोस whom he saw a being enemies of the republic, ex-noble, clergy, member of the other political party, even member of his own party who did not agree with his method were arrested and imprisoned and they tried to a revolutionary tribunal. अब जो भी उसका दुश्मन होता था, वो एक्स नोबल हो, क्लर्जी से हो, कितना भी बड़ा तोप क्यों ना हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कि उसके ओन पार्टी का हो, जो उसकी बात नहीं मानेगा, जो उसकी बात से एग्री नहीं होगा, उसको वो अरेस्ट कर देता था, जेल में पुर देता था, और उसे किससे मारता था? गुलोटिन से ही मारता था। गुलोटिन मशीन जो भी मैंने तुमको बताई ना, उससे। इफ द कोर्ट फाउंड देम द गिल्टी दे वेयर गुलोटिन से उसको हत्या कर दी जाती थी। इट वॉज नेम आफ्टर द डॉक्टर गुलोटिन हु इन्वेंटेड इट। इसका नाम गुलोटिन मशीन क्यों पड़ा गया? क्योंकि उसे डॉक्टर गुलोटिन ने इन्वेंट किया था, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा था मशीन का। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इश्यू लो प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइस। रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, उसने सभी जो वस्तुओं के जो प्राइस थे, जो वेज थी, वो एकदम फिक्स प्राइस डिसाइड कर दी थी, और उनका सबका फिक्स भाव लगा लिया था। मीट एंड ब्रेड वेयर रेशन। अब मीट और जो ब्रेड था वो राशन में मिलना चालू हो गया था। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it price fixed by the government. अब रॉबिन्सपियर की जो गवर्नमेंट थी उसमें पीजेंट जो भी ग्रेन प्रोड्यूस करेगा उससे डायरेक्टली जो सिटी में जो ग्रेन सिटी में उन्हें ट्रांसपोर्ट करना है, और उसकी जो सेल करना है उसकी जो प्राइस है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, और उसी प्राइस से उसे बेचना है। ऐसा ऐसा रूल्स जो है वो रॉबिन्सपियर की गवर्नमेंट में था। ऑल सिटीजन वी आर रिक्वायर टू ईट द पैन डी इग्लेट इक्वलिटी ब्रेड। अब है ना उस यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में कैसा होता है, हमारे इंडिया में हम चपाटी खाते हैं, अलग अलग परोठा भी खाते हैं, भाकरी भी खाते हैं, ओके। तो इस प्रकार वहाँ पर मेन जो खुराक है वो क्या है, फूड क्या है, ब्रेड है। अब वहाँ पर फ्रांस में कैसा था, ब्रेड अलग अलग टाइप की मिलती थी बराबर, अलग अलग मतलब डिजाइन मतलब टेस्ट की मिलती थी बराबर। तो जो अलग अलग जो टाइप की जो ब्रेड मिलती थी वो सब बंद करके एक मैन प्लेन ब्रेड ही जो है ना वो इसने रिक्वायर किया था, अलाउ किया था। किसने? रॉबिन्सपियर की गवर्नमेंट ने, कि एक ही टाइप की ब्रेड मिलेगी, भले वो रॉयल फैमिली का हो, बड़ा आदमी हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी एक ही टाइप के ब्रेड खाएंगे। ये उसके रूल्स थे। चर्च वेयर शट डाउन, और उस समय उसके जो भी चर्च थे बराबर ठीक है उनको शट डाउन कर दिया था। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका 4th पार्ट डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, वो हम देखेंगे। इससे पहले 3 पार्ट का वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो अब शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना।
From the very beginning, women were active participants in the event, which brought about so many important change in the French society. देखो शुरुआत में जो वुमेन जो था बराबर ठीक है, उन्होंने बहुत सी इम्पोर्टेंट इवेंट में भाग लिया और बहुत फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारे उन्होंने चेंज लाए. तो मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. मोस्ट ऑफली जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी बराबर वो अपना जीवन चलाने के लिए काम करती थी और काम करके ही, क्योंकि वो उनकी जो परिस्थिति थी वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी. तो दे वर्क एज अ, तो वो कौन कौन से काम करते थे? ओके, लॉन्ड्रीज का काम करते थे, सोल्ड फ्लावर का काम करते थे, फ्रूट बेचने का, वेजिटेबल बेचने का मार्केट में. ओके, और को भी डोमेस्टिक सर्वेंट के अकॉर्डिंग टू भी जो है वो प्रॉस्परस पीपल के वहां पर काम करते थे. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. बहुत सारी जो वुमेन थी बराबर उनके पास जॉब ट्रेनिंग में नहीं थी और वो एजुकेटेड भी नहीं थी, यानी इलिटरेट थी. ओनली डॉटर ऑफ द नोबल और वेल्थियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट द कॉन्वेंट एंड आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज ए मैरिज फॉर देम. जो जो नोबल फैमिली से थे, ओके, जो थोड़े वेल्थियर थे, मेंबर थे, उनकी जो डॉटर थी बराबर ठीक है, उन्हीं को सिर्फ ओके मतलब है ना अच्छा एजुकेशन देते थे और अच्छा एजुकेशन देने के बाद उनकी अच्छी फैमिली में जो है वो शादी करवा देते थे. ऐसा सिस्टम वहां पर चलता था. तो वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिली. वर्किंग वुमेन जो भी थी बराबर ठीक है, वो काम भी करती थी, ओके, पैसे भी कमाती थी और उनके फैमिली का भी ध्यान रखती थी. कुक, फेच वाटर, ओके, क्वी अप फॉर द ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. ओके, यानी सब मतलब पानी की व्यवस्था करने का, खाना बनाने का, ओके, ब्रेड ब्रेड लेकर आने का बराबर ठीक है, और उनके बच्चों को भी देखने का काम ये वुमेन करती थी. देयर वेज वेयर लोअर देन द दोस ऑफ द मैन. ओके, मैन की अपेक्षा उनकी जो वेज थी, उनकी जो मजदूरी थी वो भी कम थी. टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर. तो जिस प्रकार मैन ने जो जैकोबिन क्लब बनाया था उस प्रकार वुमेन ने भी ओके अपना इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग टू ओन खुद का ही पॉलिटिकल क्लब बनाया था. ओके, और उनका भी जो भी इंटरेस्टिंग उनका जो भी उनकी भी वॉइस होती थी, उनकी जो भी आवाज़ होती थी, उनकी जो भी डिमांड होती थी बराबर ठीक है, उससे न्यूज़पेपर में भी उन्होंने ये वे छापते थे, यानी उन्होंने पॉलिटिकल क्लब बनवाकर न्यूज़पेपर में भी छापने जो है बंदोबस्त कर दिया था. अबाउट 60 वुमेन क्लब कैम अप डिफरेंट फ्रेंच सिटीज. ओके, टोटल जो है बराबर जो ये वुमेन क्लब था उसमें टोटल अभी कितने थे? 60 वुमेन जो है वो फ्रेंच सिटी से जुड़ी हुई थी, यानी 16 वुमेन का जो क्लब था स्टार्टिंग में. तो सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. और ये जो वुमेन्स थी बराबर ठीक है, वो रिवॉल्यूशनरी के लिए, रिपब्लिक के लिए फेमस थी. One of their main demand was that women enjoy the same political right as men. अब उनकी मेन डिमांड क्या थी? उनकी मेन डिमांड यही थी कि जिस प्रकार मैन को जो अधिकार मिलते हैं वही अधिकार जो है वुमेन को भी मिलने चाहिए. यही उनकी मेन डिमांड थी. Women were disappointed that the Constitution of the 1791 reduced them to passive citizen. Okay, और वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बना था, ओके, जो लुई 16 ने जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें वो वुमेन को क्या कर दिया था? डिसअपॉइंटेड कर दिया था बराबर ठीक है, और उसे पेसिव सिटीजन में गिना था. हमने देखा था पेसिव सिटीजन मतलब क्या होता है. पेसिव सिटीजन मतलब जो पीजेंट लोग होते हैं और मोस्ट ऑफली जो ऑल वुमेन आ गई, ओके, जो गरीब है, ओके, जो जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं है फाइनेंशियल, ओके, वो सब पैसिव सिटीजन में आते हैं जिनको वोट करने का अधिकार नहीं था. दे डिमांड द राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी बराबर ठीक है उन्हें वोट करने का अधिकार मिले, असेंबली में उनका इलेक्ट हो और उनके पॉलिटिकल ऑफिस में होल्ड हो. ये उनकी मेन डिमांड थी. तो आप ये देख सकते हो, ये पिक्चर आपको ये जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, पर्शियन वुमेन ऑन देयर वे टू द वर्सली में जा रही है. दिस प्रिंट इज द वन ऑफ द मैनी पेट्रोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इवेंट 5 अक्टूबर 1789 की है, व्हेन वुमेन मार्च टू वर्सली एंड ब्रॉट द किंग बैक टू विद द पेरिस में लेकर आए थे बराबर ठीक है, वो उसका उस समय का ये फोटो है. द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट एंड वुमेन. द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट
did introduce law that help improve the lives of the women. रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आई उसके बाद जो है वुमेन की लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो इन्होंने क्या क्या सुधार किए थे? तो टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? स्कूल जो है कोई स्कूल का क्रिएशन किया था और सभी गर्ल्स के लिए स्कूल जो है वो कंपलसरी कर दिया था, ताकि गर्ल्स भी जो है वो एजुकेशन ऑब्टेन करे। Their father could no longer force them into marriage against their will. उस प्रकार ये भी लो ला लिया था ओके कि उनके जो फादर है उनको मैरिज के लिए उनकी इच्छा के खिलाफ के विरुद्ध उनकी शादी नहीं करवा सकते थे। ये भी लो लाया था गवर्नमेंट ने। मैरिज वॉज मेड into the contract enter into freely and register under the civil law. ये जो मैरिज सिस्टम था वो एकदम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बन गया था फ्रीली रीति से, यानी कि वुमेन जो है वो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती थी और डिवोर्स भी दे सकती। ये एक सिविल लॉ हो गया था, उसको रजिस्टर की मंजूरी मिल गई थी। तो डिवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाई फॉर द बोथ मैन एंड वुमेन के लिए अप्लाई कर दिया था। Women could now train for job and could artist and run small business. अब वुमेन जो है वो जॉब के लिए भी ट्रेन हो गई थी और वो स्मॉल बिजनेस भी रन करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार के जो है इम्प्रूवमेंट वुमेन में आए थे रिवॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू। अब द रिग ऑफ द टेरर अब वुमेन में दहशत का माहौल कैसा था वो देख लेते हैं। तो वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यू। अब वुमेन का जो स्ट्रगल था पॉलिटिकल राइट लेने के लिए कि मैन और वुमेन को इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले, वो कंटिन्यू था। अभी भी उसकी फाइट जो है वो जारी थी। वुमेन को अभी भी वोट करने का अधिकार नहीं मिला था। The new government issued law ordering closure of the women's club and banning their political activity. जब न्यू गवर्नमेंट आई उन्होंने लॉ इश्यू किया कि जो वुमेन का क्लब है उसे क्लोज कर दिया जाए और पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बैन लगा दिया था। देन मैनी प्रोमिनेंट वुमेन आर अरेस्टेड एंड नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। बहुत सारे जो प्रोमिनेंट वुमेन थे जो इनका क्लब था, वुमेन का क्लब में जो भी लीडर थे उनको अरेस्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ने उन पर प्रेशर डाला था कि अब तुम ये क्लब जो है वो बंद कर दो। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट एंड इक्वल वेज कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो वुमेन का मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था, वोट करने का अधिकार का आंदोलन था, इक्वल वेज का जो अधिकार था बराबर, वो कंटिन्यू 200 ईयर तक चला पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रियों के अंदर। देन आफ्टर द फाइट for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th and 20th century. अब ये जो फाइट थी वोट करने की वो 19 एंड 20 सेंचुरी तक 200 साल तक चली थी। एंड देन आफ्टर इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और 200 साल के बाद 1946 में वुमेन को फ्रांस में वोट करने का अधिकार मिला। तो ये थी पूरी वुमेन की कंडीशन फ्रांस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 5 द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अबोलिशन मतलब खत्म करना और स्लेवरी मतलब नौकर बना के रखना, उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 से पार्ट 4 तक का वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रिजाइम वॉज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। अब फ्रेंच कॉलोनी में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें से एक जैकोबिन क्लब का एक ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच कॉलोनी में जो स्लेवरी सिस्टम था उसे खत्म करना। ये एक मेन इनका ऑब्जेक्टिव था। द कॉलोनी इन द कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, गुडेलॉप, सन डोमिंगो वेयर इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ द कम्युनिटी सच एज द टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी। अब ये जो कॉलोनी थी बड़ा देखिए, ये जो प्लेस के नाम है वहां पर मतलब टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी जो है बड़ा देखिए वो क्या होता सप्लाई होता था। तो ये सप्लाई होने के लिए प्लांटेशन के लिए
जो थे वर्कर की जरूरत थी। ओके, तो ये वर्कर कहाँ से लाते थे? तो यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मीन अ शॉर्टेज ऑफ द लेबर ऑन द प्लांटेशन। यानी क्या कहते थे, एक 3 कंट्री का ट्राइंगल था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, बराबर। फिर वहां से क्या होता था, डिस्टेंस में जाकर जो यूरोप अफ्रीका में डिस्टेंस में जाकर वहां से गुलाम जो है बराबर, ठीक है, स्लेवरी बनाकर उनको, मतलब है ना, हाथों में हथकड़ी पहनाकर, ओके, गुलामी की तरह वहां से यहाँ पर लेकर आते थे गुलाम बनाकर, और फिर यहाँ पर यूरोप की कंट्री में उसे बेच देते थे, और उनसे प्लांटेशन का काम, लैंड ओनर जो थे वो प्लांटेशन का काम करवाते थे, और लेबर का काम अपने मन था वो करवाते थे। सो दिस वॉज मेड बाय द ट्राइंगल स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में ये ट्राइंगल शेप हो गया था, मतलब ये ट्रेड हो गया था, बराबर, ठीक है। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये जो स्लेव ट्रेड हुआ वो 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी। देन फ्रेंच मर्चेंट sail from the port of the Bordeaux and next to the African coast and where they bought slave from the local chieftains। अब जो फ्रेंच मर्चेंट जो थे बड़ा, देखिए, वो अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे, वहां से उनको जो स्लेव जो है वो मिल जाते थे, बराबर, ठीक है, बॉर्डेक्स में जाकर जहां पर लोकल कॉलोनी में इन्हें स्लेव मिल जाते थे, वहां पर पहुंचते थे। एंड देन आफ्टर branded and shackled, the slave were packed tightly into the ship for the 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean। और कैरेबियन तक जाने के लिए अटलांटिक से, बराबर। अब पहले के समय में कैसा था, एरोप्लेन तो था नहीं, तो क्या करते थे, शिप में ले जाते थे, बराबर। और वो जो शिप में फिर ये जो गुलाम जाते थे, बराबर, इनको स्लेवरी नौकर बनाकर उनको जो ले जाता था, बराबर, ठीक है, उनको है ना एकदम इसके मतलब बदसूरत हालत में इनको ले जाते थे, और 3 से 4 महीने जो है वो प्लेस पे जाते हुए लगते थे, बराबर। और उन पर मतलब बहुत ही अत्याचार होता था, बराबर। उनकी कोई देखभाल नहीं, उनका कोई केयर नहीं करते थे, बराबर। अमुक स्लेव तो जो है वो मर भी जाते थे, ओके, ऐसा भी होता था। एंड देन देखो, आप देख सकते हो कि उनको है ना इस प्रकार ये जो हथकड़ी, ओके, मतलब है ना इस प्रकार जंजीरों में बंद करके उन्हें ले जाया जाता था, और उन पर है ना कि लाठी चार्ज और ये जो है, बराबर, ठीक है, पनिश भी किया जाता था, उन्हें मार मार के जो है आगे पहुंचाया जाता था। यानी इस प्रकार का तब स्लेवरी सिस्टम चलता था। फिर दे वी आर सोल्ड एट द प्लांटेशन ओनर। फिर उसे ये जब वहां पर पहुंच जाते थे, ओके, तो फिर उसे प्लांटेशन ओनर को इनका भाव लगाकर उनको बेच दिया जाता था, बराबर। अब इनकी मतलब मैंने इनकी कंडीशन कैसी थी उसके अकॉर्डिंग टू इनका प्राइस लगता था। अगर मान लो वो हेल्थी है, बराबर, ठीक है, तो उसका प्राइस थोड़ा हाई होगा, और अगर वो वीक है तो उसका प्राइस जो है वो थोड़ा कम होगा। इसके अकॉर्डिंग टू इनका भाव चलता था और उन्हें सोल्ड किया जाता था। द एक्सप्लोटेशन of slave labor it possible to meet growing demand in the European market of the sugar, coffee and indigo। अब इनका एक्सप्लोटेशन होता था, ये स्लेव का जो है बड़ा, देखिए, उनका पूरा जो है ओके शोषण होता था, ओके। और इनकी यूरोपियन जो मार्केट में उनकी डिमांड थी शुगर, कॉफी और इंडिगो के प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, तो प्रोडक्ट के लिए जरूर पड़ते थे। तो इस प्रकार ये देखो, ये आप ये चित्र में देख सकते हो डायग्राम में कि किस प्रकार जो है ओके लैंड ओनर जो है इन्हें खरीदता था, ओके, ये खरीद लिया इसको, इस स्लेव को, ओके। इस प्रकार प्लांटेशन ओनर जो है बराबर खरीद कर इन्हें सोल्ड कर देते थे। इस प्रकार का सिस्टम चलता था। देन पोर्ट सिटीज लाइक द Bordeaux and Nantes own their economic prosperity to the फ्लोरिश स्लेव ट्रेड। और ये जो है ओके बॉर्डेक्स था, ओके, नेंट्स था, वो जो है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी स्लेव ट्रेड के लिए बन गया था। देन throughout the 18th century there was a little criticism of the slavery in the France। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि फ्रांस में 10 ईयर तक जो है बराबर, ठीक है, ये स्लेवरी सिस्टम जो है वो बंद हो गई थी, ओके, गवर्नमेंट आने से, ओके, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट आने से। फिर द नेशनल असेंबली held long debate about the whether the right of the man should be extend to all French subject including those in the colony। okay, जो नेशनल असेंबली बनी थी और वो जो है उनमें जो राइट ऑफ द मैन यानी जो मैन के पुरुष से क्या अधिकार है, बराबर, ठीक है, उसको देख कर बराबर एक अधिकार जो है ये स्लेवरी सिस्टम खत्म करने का भी, नाबूद करने का भी ये ऑब्जेक्टिव आ गया था, जिसमें बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। लेकिन यहाँ पर कोई भी लॉ पास हुआ नहीं था। फेयरिंग अपोजिशन फ्रॉम द बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड।
अब उन्हें डर क्या था कि जो बिजनेसमैन थे बराबर, ठीक है, उनकी मेनली इनकम तो स्लेव ट्रेड से ही थी, क्योंकि वो गुलाम को खरीद लेते थे और फिर उसी से उनका बिजनेस करवाते थे, प्लांटेशन करवाते थे और उनका जो ट्रेड चलता था। इसलिए इसका कोई मतलब, ये जो नेशनल असेंबली बनी लेकिन इस पर कोई लॉ नहीं बना समय। It was the finally the convention which 1794 legislated to free all slave in the French overseas possession। फिर 1794 में जो है ओके फाइनली जो है ओके ये जो सिस्टम बनाया गया, न्यू लॉ बनाया गया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू, तब ने स्लेव ट्रेड से बिल्कुल फ्री कर दिया था बराबर, ठीक है। फिर लेकिन क्या हुआ, टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर 10 ईयर लेटर। लेकिन ये जो स्लेवरी जो सिस्टम था वो बंद हुआ, तो वो ओनली 10 ईयर के लिए ही था। ये वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे किसने कराया था रीइंट्रोड्यूस, नेपोलियन ने। नेपोलियन आया फिर ओके वहां का राजा बना, ओके वहां पर गवर्नमेंट का हेड बना, तो उसने रीइंट्रोड्यूस किया स्लेवरी सिस्टम को, इसने वापस चालू करवा दिया था। एंड प्लांटेशन ओनर अंडरस्टैंड दियर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नेगोशिएट इन परस्यूट ऑफ दियर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और प्लांटेशन ओनर जो है वो अपने फ्रीडम जो है वो अंडरस्टैंड करते थे, और जो स्लेव जो है अफ्रीकन जो स्लेव थे उनके क्या राइट है ओके और ऊपर क्या इंटरेस्ट है बराबर, ठीक है, वो जानते थे। एंड देन आफ्टर बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है स्लेवरी सिस्टम चला, और देन आफ्टर स्लेवरी वाज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनी ओके इन 1848। और 1848 में स्लेवरी सिस्टम जो है वो पूरी तरह नाबूद हो गई थी और इनमें सक्सेस मिल गई थी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका पार्ट 6 द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, इसके बारे में देखने वाले। इससे पहले 1 से लेकर 5 तक पार्ट तक का वीडियो की लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो अब शुरू करते हैं। द ईयर फॉलोइंग 1789 in France, so many such change in the lives of the man, women and children। 1789 में फ्रांस में मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन में बहुत सारे डिफरेंस आए उनके जीवन में। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves to pass law that would translate the idea of the liberty and equality into everyday practice। रिवॉल्यूशनरी जब गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने एक लॉ पास किया था, आइडिया ऑफ लिबर्टी, यानी किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, एंड इक्वलिटी यानी सभी समान हैं। ये मेन 2 इंपॉर्टेंट लॉ थे जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट में पास हुए थे। वन इंपॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल इन द समर 1789 वाज अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। एक इंपॉर्टेंट लॉ ये हुआ था कि बेस्टाइल के बाद, समर ऑफ बेस्टाइल के बाद 1789 में अबोलिशन हुआ था। सेंसरशिप मतलब क्या हुआ था, सुप्रेशन ऑफ स्पीच पब्लिक कम्युनिकेशन, यानी सेंसरशिप मतलब ये जो कोई भी मतलब किसी के बारे में बोल सकता है बराबर, ठीक है, पब्लिक कम्युनिकेशन कर सकता है, तो उसके पहले पहले क्या था, बैन था, वो बोल नहीं सकता था बराबर, ठीक है। लेकिन अब ये जो बैन था वो हटा दिया था, अब किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, भले वो नेता हो या कोई भी हो, राजा हो, कोई भी हो। इन द ओल्ड regime all written material and culture activity, books, newspaper, play could be published or performed only after they had approved by the censor of the kings। ओल्ड सिस्टम में कैसा होता था कि टोटली जो भी बुक्स थी, न्यूज़पेपर थी, प्ले था, कुछ भी पब्लिश होता था तो वो पहले किंग की परमिशन लेनी पड़ती थी, और उसके बाद अगर वो परमिशन देवे तो ही वो छाप सकते थे। लेकिन अब सेंसरशिप जो है वो अबोलिशन हो गया, यानी अब कुछ भी छाप सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, मीडिया का अकॉर्डिंग टू जो है अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी आवाज उठा सकते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी नेचुरल राइट। अब ये जो राइट ऑफ द मैन था उसमें सिटीजन था, उसमें ये डिक्लेरेशन किया गया था बराबर, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसे बोलने का अधिकार है, कोई भी उसे एक्सप्रेस करने का अधिकार है, ये डिस्क्राइब। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक, प्रिंटेड पिक्चर फ्लोडेड द टाउन ऑफ द फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। और जो भी न्यूज़पेपर में छपता था, पैम्पलेट, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर, ये सभी जो है गांव-गांव में भी ओके रैपिडली जो है वो ट्रैवल हो गई थी, फैल गई थी, स्प्रेड आउट हो गई थी। They all describe and discuss the event and change taking place in the France। तो वहां पर सभी जो है उसमें क्या डिस्क्राइब किया था, सभी इवेंट क्या चेंज आए फ्रांस के अंदर, वो सब जो है पैम्पलेट, बुक्स और प्रिंटेड पिक्चर में जो डिस्क्राइब किया गया था। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन टू अपोजिंग
व्यू ऑफ द इवेंट कुड बी एक्सप्रेस, यानी प्रेस में जो है वो अपोजिंग व्यू है, कोई भी इवेंट है बराबर उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपोजिंग व्यू के अकॉर्डिंग टू, इसकी फ्रीडम मिल गई थी। इस साइड sought to convince the other to opposition through the medium of the print मीडियम ओके, प्रिंट के मीडियम के अकॉर्डिंग टू किसी का भी अपोजिशन, किसी भी क्या पोजीशन है बराबर ठीक है वो डिस्क्राइब हो सकता था, ऐसी फ्रीडम मिल गई थी फ्रांस रिवॉल्यूशन में। प्ले सॉन्ग फेस्टिवल प्रोसेसन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, वहाँ पर जो ओके कोई भी सॉन्ग होता था, ओके फेस्टिवल होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ द पीपल जो है वो अट्रैक्ट होते थे। So this was the one way they could grasp and identify the idea which liberty and justice that political philosopher wrote about the length in text which handful of educated people could read। अब ये जो है एक आइडिया था जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ द पीपल वहाँ पर ओके अट्रैक्ट होते थे और उनको लिबर्टी लाने का, ओके न्याय लाने का, जस्टिस लाने का, पॉलिटिकल फिलोसफी का उन्होंने क्या लिखा है बराबर ठीक है वो एजुकेटेड जो पीपल थे वो पढ़ सकते थे एंड देन आफ्टर जो है ये जो संदेशा था बराबर ठीक है वो फैल। चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये पिक्चर दिया है ओके, अब उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ द फ्रांस, किस प्रकार वो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का राजा बना था। नेपोलियन ने जो है ओके किस प्रकार यूरोप को मॉडर्न बनाया था। इंट्रोड्यूस उसने बहुत सारे मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन का, यूनिफॉर्म सिस्टम का, वेट का, डेसिमल मेजर का इंट्रोड्यूस कराया था, उसके भी लो उसने पास किए थे। इनिशियली मैनी शो नेपोलियन एज द लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल, उसने लोगों के फ्रीडम के लिए जो है बराबर ओके लोग फ्रीडम हो बराबर ठीक है उसके लिए उसने लिबरेटर भी ओके बताए थे। एंड बट सून नेपोलियन ओके आर्मी केम टू व्यू एवरी वेयर इनवैलिड फोर्स ओके, नेपोलियन की जो आर्मी थी बराबर ठीक है वो हर जगह दिखने लगी थी और वो जो है ना ऐसा नहीं था कि नेपोलियन हर बार जीतता ही था, वो ओके वाटरलू जो है बराबर ठीक है बैटल में भी 1815 में वो हारा था, ये आप देख सकते हो इसका पिक्चर ओके। Many of these measures that carried revolutionary idea of the liberty, modern law to other part of the Europe had impact on people long after Napoleon had left। उसका जो है रिवॉल्यूशनरी आइडिया जो है लिबर्टी ओके मॉडर्न लॉ का बराबर ठीक है वो यूरोप में क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या इफेक्ट पड़ा बराबर ठीक है वो आप देख सकते हो। द आइडिया ऑफ द लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट वेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेजेसी ओके ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो डेमोक्रेटिक का राइट था ओके उस ये आइडिया था, आइडिया ऑफ लिबर्टी था बराबर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बारे में हम ओके ज़्यादा जो मोर डिस्कस जो करेंगे बराबर ठीक है वो आपके क्लास 10th में है, ये चैप्टर है उसके बारे में डिटेल में दिया है। जब ये तो जस्ट आपको लास्ट पार्ट में कंक्लूजन में शॉर्ट जो है ओके आपको समरी टाइप दे दिया है थोड़ा बहुत, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 10th में देखेंगे। That spread from France to rest of the Europe during the 19th century where okay फेडरल सिस्टम were abolished, फेडरल सिस्टम जो था वो अबोलाइज हो गया था बराबर ठीक है उसके बारे में ये ओके फ्रांस में जो है रेस्ट ऑफ यूरोप में फैल गया था उसके बारे में दिया था ओके। थैंक यू फॉर